हिमालय की तलहटी में बसा देवदार नामक एक छोटा शांत गांव था। इस गांव की हवा में देवदार की लकड़ियों की खुशबू और सुबह की ओस की ठंडक घुली रहती थी। हर कोई समय के साथ कदम मिलाता था, लेकिन सार्थक इसका अपवाद था। सार्थक के पास कल्पना की कोई कमी नहीं थी। वह अपने दिमाग में बड़ी योजनाएं बनाता, पर उन्हें जमीन पर उतारने में हमेशा ढीला पड़ जाता। उसका तकिया कलाम था, कल करूँगा। उसका होमवर्क आखिरी मिनट पर होता। किताबें घूर भागती रहती थी और गांव के मेलों में भी वह हमेशा देर से पहुंचता था। सार्थक के पिताजी, जो गांव के स्कूल में शिक्षक थे, उसे बार संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। एक शाम सार्थक अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे बनी उस पुरानी भूरी हुई गुफा के पास खेल रहा था, जिसके बारे में गांव में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थी। अचानक भागते हुए उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी, और जब वो उसके पास गया तो उसे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। यह कोई छोटी जेब घड़ी के आकार की, गहरे नीले रंग के क्रिस्टल से बनी थी। यह ऐसी लग रही थी जैसे हजारों तारों को पीसकर इसमें भर दिया गया हो। इसमें कोई सुई नहीं थी, बस एक धीरे धड़कती हुई रोशनी थी जो अंदर से चमक रही थी। जैसे ही सार्थक ने उसे उठाया, घड़ी के क्रिस्टल में एक स्पंदन महसूस हुआ। उसके कानों में एक धीमी पर स्पष्ट और गहरी गूंज सुनाई दी। मैं कालक्षरण हूँ। मैं समय को नष्ट नहीं करती, पर उसे उसके असली मालिक से दूर ले जाती हूँ। तुम जब भी कोई काम टालोगे, कोई वादा तोड़ोगे या जानबूझकर आलस करोगे, मैं तुम्हारे जीवन के आगे आने वाले समय से एक हिस्सा चुरा लूंगी। सार्थक को लगा कि यह कोई मजाकिया सपना है। अगली सुबह उसे अपने दोस्त के साथ नदी पर मछली पकड़ने जाना था, जिसके लिए उसने पिछली रात वादा किया था कि यह सुबह 6 बजे तैयार रहेगा। लेकिन सुबह गर्मागर्म पकौड़े देखकर उसने सोचा, मछली तो कल भी पकड़ सकते हैं, पहले पकौड़े खाते हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, घड़ी से एक सूक्ष्म पर डरावना टिक हुआ। सार्थक को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसके दिमाग से का पड़ गया हो। जब वह कुछ घंटों बाद नदी पर पहुंचा तो दोस्त नाराज था। दोस्त ने पिछली बातें याद दिलाते हुए कहा। सार्थक को कोशिश करने पर भी पिछली शाम की चर्चा याद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसके दिमाग का वह हिस्सा खाली हो गया है। यह था समय का पहला प्रभाव, वर्तमान के कारण भविष्य की याददाश्त का नुकसान। यह सिलसिला शुरू हो गया। हर बार जब वह टालता, किताबें नहीं पढ़ी, माँ की मदद नहीं की, स्कूल का प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा, घड़ी का टिक और तेज होता जाता था। ज्ञान का ह्रास, वह चीजें भूलने लगा जो विषय उसने कल पढ़ा था। आज वह उसे याद नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञान को सहेजने के लिए जरूरी समय उसके दिमाग से गायब हो रहा है। भावनाओं की शून्यता, सबसे बड़ा बदलाव उसकी भावनाओं में आया। जब वह टालता तो घड़ी भविष्य की खुशियाँ चुराती। सार्थक को खेलने मजा नहीं आता, स्वादिष्ट खाना बेस्वाद लगता और दोस्तों की हंसी भी फीकी लगती थी। वह जीवन को बस गुजार रहा था, जी नहीं रहा था। संबंधों का बिगड़ना, देर से पहुंचने कारण उसके दूर होने लगे। वे सोचते थे कि सार्थक अविश्वसनीय हो गया है। सार्थक की आंखें अब हमेशा थकी रहती थी और उसकी मुस्कान खो गई थी। उसने घड़ी को पत्थर से तोड़ने की कोशिश की, पर घड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। वह उसके हाथ पर ऐसे चिठी जैसे वह उसकी त्वचा का हिस्सा हो। निराश होकर सार्थक भागा दादाजी विद्यासागर के पास पहुंचा, जो गांव के सबसे ज्ञानी और पुराने व्यक्ति थे। दादाजी ने उसे देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ उसके हाथ पर टिकी क्षरण घड़ी को देखा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, ये केवल घड़ी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। तुमने समय का अपमान किया और अब समय तुम्हें तुम्हारी कीमत बता रहा है। खोए हुए समय को वापस पाने का एक ही रास्ता है, आज को पूरी शिद्दत से जी। दादाजी ने शांत मुद्रा में समझाया, जब तुम अपना टाल हुआ काम पूरा करोगे, घड़ी चुराया हुआ ज्ञान वापस देगी। जब तुम टूटा हुआ वादा निभाओगे, वह चुराई हुई खुशी वापस देगी। जब तुम किसी की मदद करोगे, वह चुराए हुए रिश्ते वापस देती है। सार्थक ने दादाजी की बात दिल पर ले ली। उसने अपनी आदतें बदल दी। शीघ्रता की शुरुआत, उसने अगले ही पल से अपने कमरे की सफाई शुरू की, जिसे वह महीनों से टाल रहा था। जैसे ही उसने काम पूरा किया, घड़ी से एक शांत गर्म रोशनी निकली और उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई हो। पुरानी भरपाई, उसने उन सभी दोस्तों से माफी मांगी जिनके वादे उसने तोड़े थे। जब उसने अपनी बहन को एक टूटे हुए खिलौने की मरम्मत करके दी, तो घड़ी ने सुनहरी आभा छोड़ी और सार्थक को अचानक जिंदगी का स्वाद वापस महसूस होने लगा। वह अब हर
छोटे बड़े काम को पूरी एकाग्रता से करता था। वह जानता था कि अब वह काम केवल काम नहीं है, बल्कि समय की भरपाई है। एक दिन जब उसने स्कूल में एक प्रोजेक्ट तय समय से 2 दिन पहले जमा कर दिया, जो उसने कभी नहीं किया था, तो घड़ी से एक तेज चकाचौंध भरी रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सार्थक को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसके हाथ पर काल शरण घड़ी नहीं थी, वह हवा में विलीन हो चुकी थी, पर उसकी जगह पर एक हल्का सा अदृश्य खुशी का स्पंदन रह गया था। सार्थक अब देवदाह गांव का सबसे समनिष्ठ और खुशमिजाज लड़का था। उसने सीखा कि समय को बचाना सिर्फ भविष्य के लिए चीजें जमा करना नहीं है, बल्कि वर्तमान के हर पल को पूरी तरह से जीना है। उसने अपने अनुभवों से गांव के अन्य बच्चों को भी सिखाया कि आज ही कार्य करो, क्योंकि कल सिर्फ एक उम्मीद है, जबकि आज एक हकीकत है। समय का वास्तविक मूल्य आज ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि टालने की आदत केवल एक छोटी सी बुरी आदत नहीं है, यह एक काल क्षरण की तरह है जो हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान हिस्सों को धीरे धीरे चुरा लेती है। एक खोया हुआ समय केवल मिनट नहीं होते। जब सार्थक काम टाल रहा था तो घड़ी केवल 10 या 15 मिनट नहीं चुरा रही थी। खोया हुआ ज्ञान वह समय जो दिमाग में नई जानकारी को स्थिर करने के लिए जरूरी था। टालने से वह पढ़ाई करता पर उसे याद नहीं रख पाता। खोई हुई खुशी वर्तमान में मेहनत न करने से भविष्य में मिलने वाली संतुष्टि और आनंद की भावना कम हो गई। जीवन की छोटी छोटी खुशियां उसे फीकी लगने लगी। टूटे हुए रिश्ते, वादे टालने और देर से पहुंचने से उसके दोस्तों का विश्वास टूट गया। समय पर काम न करना दरअसल दूसरों के प्रति सम्मान न दिखाना है। 2. आज में किया गया प्रयास भविष्य की गारंटी है। दादाजी विद्यासागर ने सार्थक को सिखाया कि खोया हुआ समय वापस पाने का एकमात्र रास्ता जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि कठिन प्रयास और ईमानदारी है। इसका मतलब यह है कि जब आप पूरी मेहनत से वर्तमान में जीते हैं, तो आप न केवल अपने आज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने भविष्य की सफलता की नींव भी मजबूत करते हैं।